हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। इसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय अखंडता के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इकाई 2 का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ में जोड़ा हुआ है सुरक्षा के मुद्दे। तो हम आपको पहले राष्ट्रीय अखंडता के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सुरक्षा के मुद्दे। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि किसी राष्ट्र के नागरिकों में पारस्परिक एकता, सामंजस्य, मेल मिलाप, बंधुत्व की मनोवैज्ञानिक अवस्था को ही राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय अखंडता कहते हैं। हारा समझ में। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो किसी भी देश में, हमारे भारत में नहीं, कहीं पर भी, तो किसी भी देश के नागरिकों में पारस्परिक एकता होती है, उनमें आपसी सामंजस्य होता है, मेल मिलाप होता है, इसके बाद भाईचारे की भावना होती है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अखंडता कहते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ठीक है, का भेदभाव किए बिना उनमें समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना, यह भी राष्ट्रीय अखंडता कहलाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई विद्वानों के द्वारा। तो पहले विद्वान का नाम आता है इसमें ब्रजमोहन के अनुसार। तो ब्रजमोहन के अनुसार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय अखंडता एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय वफादारी से परे राष्ट्रीय स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी समूहों द्वारा सहभागी प्रयास किया जाता है और एक अव्यवहार्य लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण एक अमूर्त धारणा है। आ रहा समझ में, ये ब्रजमोहन के द्वारा परिभाषा दी गई फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले विद्वान हैं जो राष्ट्रीय अखंडता की परिभाषा लिखते हैं। तो अगले विद्वान का नाम आता है डॉक्टर घुरिये। तो डॉक्टर घुरिये ने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय अखंडता की परिभाषा के बारे में कि राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें एकता, दृढ़ता, संबद्धता की भावना का विकास सम्मिलित होता है, जिससे लोगों के हृदय में सामान्य नागरिकता की धारणा तथा वफादारी की भावना सम्मिलित होती है। इसे राष्ट्रीय अखंडता कहते हैं। ये डॉक्टर घुरिये के अनुसार राष्ट्रीय अखंडता की परिभाषा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे अगला आता है राष्ट्रीय अखंडता का महत्व। तो राष्ट्रीय अखंडता का महत्व क्या है, तो इसके कुछ महत्व है जो आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय एकीकरण या अखंडता के महत्व के बारे में निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा इसे समझा जा सकता है। तो पहला महत्व है इसका मानवता का विकास। ये पहला महत्व है जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो राष्ट्रीय अखंडता होती है, इससे मानव प्रेम की भावना बढ़ती है। मानव चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म में विश्वास करता हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, पहले वह मानव है, पहले वह क्या है, मनुष्य है, और इस नाते उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और इसी से विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, और यही भावना विश्व में शांति बनाए रखने में सहायता भी करती है फ्रेंड। ये मानवता का विकास का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय अखंडता का पहला महत्व है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, दूसरा महत्व है पारस्परिक सद्भावना की जागृति होती है। इससे जो राष्ट्रीय अखंडता है, तो इससे पारस्परिक सद्भाव की जागृति होती है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति संगठित हो और एक दूसरे को सद्व्यवहार रखने को प्रेरित करते रहे। जातिगत तथा वर्ग भेद की भावनाओं को मिटाकर ही इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया जा सकता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भारत में सभी लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं। आ रहा समझ में। तो अच्छे भाव कब रख सकते हैं, जब हमारे भारत में वर्ग भेद को मिटाया जाए और जाति भेद को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे भारत में सभी लोगों में
आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा, सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्ति राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ पारस्परिक सद्भाव बनाए रखते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का विकास। तो जो राष्ट्रीय अखंडता होती है इससे धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का विकास होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है और एक दूसरे को धर्म मानने से न रोका जाए। एक दूसरे व्यक्ति या सभी व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करें। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें आगे, तो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और अनेक धर्मों की यहाँ पर मान्यताएं हैं। आ रहा समझ में? इसी से रूप में बनाए रखने के लिए व्यक्ति को दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए तथा धार्मिक भेदभाव को दूर करके एकीकृत भावना का विकास करना चाहिए। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म को मानते हैं, ठीक है, और हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आ रहा समझ में? तो इससे क्या होता है? राष्ट्रीय अखंडता से धर्मनिरपेक्ष की भावनाओं का विकास होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है पृथकतावादी भावना का अंत। तो पृथकतावादी भावना का मतलब क्या होता है? तो पृथक मतलब अलग होना, ठीक है। तो पृथकवादी भावना का अंत होता है राष्ट्रीय अखंडता से, मतलब इसमें अलग होने की भावना समाप्त होती है। ये इसका चौथा महत्व है राष्ट्रीय अखंडता का। तो देखिए इसमें आगे कि सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक होने की शिक्षा दी जाए और इससे व्यक्तियों की पृथकतावादी भावनाओं का अंत होगा और व्यक्ति एकीकरण के महत्व को ठीक से समझ पाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला महत्व होता है राष्ट्रीयता का विकास। तो देश का विकास तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। जब तक सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास या देश का विकास नहीं हो सकता। इसके बाद फिर राष्ट्रीय अखंडता ही एकमात्र कुंजी है जिससे राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है या राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता का महत्व समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रीय अखंडता के मार्ग में बाधाएं। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय अखंडता होती है तो इसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो पहली बाधा या पहली रुकावट देखिए इसमें क्षेत्रवाद। ये बड़ी समस्या है हमारे भारत में। ठीक है, अब क्षेत्रवाद क्या होता है? तो जब व्यक्ति को अपने क्षेत्र से लगाव होता है, तो लगाव होता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन वह अपने क्षेत्र को अच्छा समझता है और दूसरे क्षेत्र को निम्न समझता है। और जब ऐसी भावना व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। जब व्यक्ति के मन में यह विचारधारा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा क्षेत्र श्रेष्ठ है और दूसरा क्षेत्र निम्न है, तो इसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को बढ़ावा देता है तो वहीं से क्षेत्रवाद की भावना शुरू हो जाती है। अब जब क्षेत्रवाद की भावना यहाँ से शुरू होगी तो फिर अलग अलग हिस्से की मांग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कि अपने क्षेत्र के प्रति गर्व एवं वफादारी की भावना रखना क्षेत्रवाद है। जब यह भावना आ जाती है कि हमारा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से श्रेष्ठ है तो यह क्षेत्रवाद होता है। ठीक है, और क्षेत्रवाद स्थानीय वफादारी होती है और क्षेत्रवाद से दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना भी उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें बाधक क्या है? तो अगला है जातिवाद। तो जातिवाद का अर्थ क्या होता है? तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को बढ़ावा देता है, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे जातियों को निम्न समझता है, तो उसे हम जातिवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जातिवाद देखिए इसमें, तो जातिवाद हमारे देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण देश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पनप रहा है। जातिवाद की भावना के कारण ही एक जाति विशेष के लोग अन्य जातियों के लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक झगड़े होते हैं, झगड़े का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमारे भारत में दलित वर्ग और जो सवर्ण वर्ग होता है, तो दलित और सवर्ण का मुद्दा, इसके कारण हमारे भारत में कई बार विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं।
आ रहा समझ में। इसे जातिवाद से भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। भाई भतीजावाद का मतलब कि अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना और जो दूसरे परिवार के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, उनको पीछे धकेलना। आ रहा समझ में। इसे कहते हैं भाई भतीजावाद। और फिर इसे से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगली बाधा देखिए सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता क्या होती है तो देखिए इसमें, तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि राष्ट्रहित को भूलकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठावान होना, निष्ठा रखना तथा उसके विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ एवं दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। और भारत में विभिन्न पंथ व संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनमें आए दिन इस बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। आ रहा समझ में। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के बीच संप्रदाय को लेकर विवाद होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा संप्रदाय अच्छा है, दूसरे संप्रदाय को निम्न समझते हैं, अपने संप्रदाय से अधिक लगाव रखते हैं, दूसरे संप्रदाय से घृणा करते हैं। इसके कारण सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद फिर अगला कारण है भाषावाद। भाषावाद मतलब कि अपनी भाषा को बढ़ावा देना और दूसरी भाषा के प्रति हीन भावना रखना। सारा समझ में। तो भाषावाद का अर्थ क्या होता है, तो भाषावाद का अर्थ होता है कि भाषा के प्रति प्रेम तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा करना। तो जो भाषा हम बोलते हैं उस भाषा से हमें प्रेम होता है और जो भाषा हम नहीं बोलते हैं उससे घृणा करते हैं। तो ऐसी समस्या को हम भाषावाद के नाम से जानते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः यह भाषावाद एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। हमारे भारत में भाषा के आधार पर पृथक राज्यों की मांग होती थी और अभी भी हो रही है। और इसके बाद फिर दक्षिण भारत में भाषा के नाम पर कई बार झगड़े भी हुए हैं। जैसे ही हमारी सरकार कहती है कि हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा, तो जैसे हिंदी को अनिवार्य करने की बात हमारी सरकार रखती है तो दक्षिण भारत के राज्य और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे भारत में, ये सभी विरोध करना शुरू कर देते हैं। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला है राजनीतिक दलों का नैतिक पतन। राजनीतिक दलों का नैतिक पतन, इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों का कोई नैतिक स्तर भारत में नहीं है, उनके राजनीतिक मूल्यों पर आधारित नहीं होती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, इसको समाप्त करने की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चुनाव जीतने के लिए वे इनका ही सहारा लेते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमता का अर्थ होता है कि विभिन्न वर्गों, प्रदेशों एवं एक ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आर्थिक विषमता का सरल अर्थ आप याद रखें कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ये व्यक्तियों की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे ही राज्यों में भी होता है, कोई राज्य विकसित है तो कोई राज्य पिछड़ा हुआ है। ठीक है, कोई देश विकसित है तो कोई सा देश पिछड़ा हुआ है। तो एक देश अमीर है, एक देश गरीब है। तो इस प्रकार की जो विषमता होती है इसको कहते हैं आर्थिक विषमता। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखिए आगे, तो निर्धन वर्ग पूरी मेहनत के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है। इस कारण वह उच्च एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या का भाव रखता है। एक ही देश के विभिन्न प्रदेश तथा एक ही प्रदेश के विभिन्न तुलनात्मक रूप से अत्यंत विकसित अथवा कम विकसित होते हैं। एक ही देश में अगर अपन बात करें तो हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि सभी राज्य विकसित हैं। ठीक है, तो हमारे देश का आधा हिस्सा विकसित है, आधा हिस्सा पिछड़ा हुआ है। हमारे एक राज्य की बात हम करें तो राज्य में पता चला कि कुछ हिस्सा विकसित है और कुछ हिस्सा पिछड़ा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे राजस्थान की बात करें, तो इसमें कोई क्षेत्र विकसित होता है और कोई सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ होता है। तो इसी क्षेत्र में अपन देखते हैं कुछ लोग अमीर रहते हैं, कुछ लोग गरीब रहते हैं। अब जो अमीर लोग होते हैं वो मेहनत कम करते हैं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और जो गरीब आदमी होता है मेहनत बहुत ज़्यादा करता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं।
आ रहा समझ में। तो इस प्रकार की जो असमानताएं होती है, इस प्रकार की जो विषमताएं होती है, उसे हम आर्थिक विषमता कहते हैं। इसके बाद देखिए फिर इसमें, तो एक ही देश के विभिन्न प्रदेश तथा एक ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अत्यंत विकसित अथवा कम विकसित होते हैं और आर्थिक विषमता के कारण वर्ग संघर्ष जैसी समस्या उत्पन्न होती है तथा विशेष क्षेत्रों के अविकसित रह जाने पर क्षेत्रीय संघर्ष को भी बढ़ावा मिलता है, लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लोगों में विवाद होता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे आतंकवाद एवं नक्सलवाद। अब आतंकवाद एवं नक्सलवाद ये क्या है, तो देखिए इसमें, तो आतंकवाद और नक्सलवाद भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये भारत में राष्ट्रीय शांति, आर्थिक विकास, इसके बाद राजनीतिक स्थिरता, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के महत्वपूर्ण पक्षों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए भारी जन धन की हानि पहुंचाते हैं। आ रहा समझ में, तो भारत में जन और धन दोनों की हानि होती है इस आतंकवाद से और नक्सलवाद से। इसके बाद फिर इसके कुछ उदाहरण है हमारे भारत में, जैसे उरी हमला, संसद पर हमला, सुकमा घाटी का घातक हमला, पुलवामा अटैक, ये कुछ ऐसे हमले हैं जिससे हमारे भारत में जन की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई और इससे हमारे भारत में राष्ट्रीय अखंडता में भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है वोट बैंक एवं तुष्टीकरण की राजनीति। इसके कारण, अब ये क्या है, तो देखिए इसमें आगे, तो इसके कारण विभिन्न दल राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर केवल व्यक्तिगत एवं पार्टी का हित साधने में लगे रहते हैं एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक बने रहते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का विरोध करना, जैसे नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करना, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का विरोध करना। आ रहा समझ में। अब सरकार तो अच्छा कार्य करने जा रही है, परंतु जो विपक्षी दल हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वे जबरदस्ती सरकार का विरोध करते हैं, जबरदस्ती लोगों में अफवाह फैला रहे हैं कि अगर नागरिकता संशोधन बिल यह पास हो जाता है तो कई लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए फ्रेंड इसमें आगे, तो अगला आता है अल्पसंख्यक विरोध। अब अल्पसंख्यक विरोध ये क्या है, तो देखिए इसमें आगे, तो वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक निवास करते हैं। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है। तो हमारे भारत में कुछ ऐसी भाषा हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। हमारे भारत में कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या कम है। ठीक है। इन्हें कहा जाता है धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। और इन राज्यों में, ठीक है, तो इन राज्यों में बाहरी लोगों को शोषक मानकर असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो राज्य हैं, इन राज्यों में जब बाहर के लोग आकर रहते हैं तो इन्हें बाहरी लोगों को शोषक माना जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और इससे राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गुजरातियों का विरोध हुआ, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मारवाड़ियों का विरोध हुआ। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत राष्ट्रीय अखंडता में बाधक होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है छोटे छोटे राज्यों की मांग। ठीक है। अब छोटे छोटे राज्यों की मांग, इसमें क्या होता है, तो छोटे छोटे राज्यों की मांग, पृथक राज्यों की मांग भी भारतीय अखंडता के मार्ग में बाधक होती है। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार के राज्यों की मांग भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र व विकास के आधार पर की जाती है। जैसे हमारे भारत में पंजाब में खालिस्तान की मांग होती है, महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग हो रही है। इसके अलावा हमारे भारत में और भी कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों की मांग हो रही है। आ रहा समझ में। तो जब ये राज्यों की मांग होती है भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, विकास के आधार पर, तो इससे क्या होता है कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचती है या राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगला आता है
राष्ट्रीय एकीकरण एवं अखंडता को बढ़ावा देने के उपाय। भारत में राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। इसमें पहला उपाय होता है कि सभी भाषाओं का उचित विकास किया जाए। आ रहा समझ में? तो सभी भाषाओं का उचित विकास कैसे हो, तो देखिए इसमें फ्रेंड, तो इस समस्या के रहते हुए राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में सभी भाषाओं का उचित विकास किया जाना चाहिए, और अगर इन भाषाओं का उचित विकास नहीं किया जाता है तो हमारे भारत में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में प्रादेशिक भाषाओं जैसे बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी आदि के पढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तथा इन भाषाओं में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इन भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें सभी राज्यों का समुचित विकास किया जाना चाहिए। तो इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नीति आयोग का यह कर्तव्य होता है कि आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के साधनों का वितरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी राज्य समान रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रौद्योगिकी के अवसरों का वितरण करते समय जो पिछड़े राज्य हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब आर्थिक विकास की बात आती है, प्रौद्योगिकी के विकास की बात आती है, तो हमारे भारत में जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े राज्य हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहले प्रयास करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो पिछड़े लोग हैं उनका विकास होगा, और जब उनका विकास होगा तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें फ्रेंड आर्थिक विषमता का उन्मूलन किया जाए। तो ये जो आर्थिक विषमता है यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत की है, जिससे राष्ट्रीय एकता में या राष्ट्रीय अखंडता में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो भारत में आर्थिक विषमता अपनी चरम सीमा पर है और आर्थिक विषमता वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। तो जब हमारे भारत में कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है, अमीर लोग कोई ज़्यादा कठोर, कोई भी जटिल कार्य नहीं करते या फिर कठोर परिश्रम नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग होता है वह दिन भर शारीरिक परिश्रम करता है और उससे पैसा बहुत कम मिलता है। अमीर वर्ग जहाँ करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देता है, वहीं गरीब वर्ग को 1000 रुपये खर्च करने के लिए भी उसके पास नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वह संतुष्ट नहीं होता है, गरीब वर्ग वह असंतोष की स्थिति से गुजरता है, और यह गरीब व्यक्ति फिर जो अमीर वर्ग होता है उसके प्रति हीन भावना रखता है, उससे ईर्ष्या करने लगता है। ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाना चाहिए, और श्रमिक वर्ग एवं जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको इतना वेतन दिया जाए जिससे कि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें, और समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के लिए नौकरी और व्यवसाय करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है, इसमें शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, तो लोगों को राष्ट्रीय एकीकरण व अखंडता के महत्व को समझाने हेतु उनकी शिक्षा व जागरूकता का प्रसार जरूरी है। उनमें राष्ट्रवादी गुणों का विकास करना आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय एकीकरण या अखंडता के लिए शिक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे होगा, तो देखिए इसमें कि राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं शिविरों का आयोजन किया जाए, और विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रदेशों में जब खिलाड़ी आते हैं, ठीक है, युवक युवतियां आते हैं, तो ये सब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे इनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक यात्राएं आयोजित की जानी चाहिए,
जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त हो, एक दूसरे की संस्कृति को समझें। और जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, तो इनमें आपसी बंधुता को बढ़ावा मिलेगा, भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, और इनमें मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। और हमारे भारत में फिर ऐसे धीरे 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 बंधुता को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है, यह भेदभाव की भावना समाप्त होगी, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें आरक्षण नीति में परिवर्तन। तो आरक्षण नीति के कारण भी विभिन्न जातियों में द्वेष एवं घृणा की भावना को बढ़ावा मिलता है, और वोट एवं पद के लिए वर्तमान भारतीय समाज सवर्ण, पिछड़े एवं दलितों में विभाजित कर दिया गया है, जो राष्ट्र की एकता या अखंडता के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अतः वर्तमान में आरक्षण नीति में बदलाव जरूर किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे भारत में जो विवाद होते हैं, कई बार आंदोलन होते हैं आरक्षण को लेकर, ये दंगे, ये आंदोलन और ये विवाद खत्म किया जा सके। इसके बाद फिर अगला देखिए, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो देश में वर्तमान समय में अनेक विघटनकारी संगठन सक्रिय हैं, और ये संगठन समाज में हिंसात्मक प्रवृत्तियों या हिंसात्मक कार्रवाइयों को बढ़ावा देते हैं, या उसको सहारा देते हैं, या सहारा लेते हैं, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है अराजकता, अराजकता का अर्थ क्या होता है? तो अराजकता का अर्थ होता है कि जब लोगों के द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है तो उसे हम अराजकता कहते हैं। तो इससे अराजकता की समस्या बढ़ती है, और इस प्रकार हिंसा एवं अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र की अखंडता को बरकरार रखा जा सके, राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, धार्मिक एवं भाषाई सहिष्णुता में वृद्धि। तो देश की एकीकरण या अखंडता में भाषा का सहिष्णुता एवं धार्मिक सहनशीलता की कमी के कारण बाधा उत्पन्न होती है, और इसी कारण से विभिन्न धार्मिक तनाव भी होते हैं। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो शब्द आया है सहिष्णुता, तो सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, ठीक है। तो सभी लोगों में दूसरे धर्म के प्रति सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। फिर सभी लोगों में जो विभिन्न भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है, तो एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य की भाषा के प्रति भी सहिष्णुता का भाव, सहनशीलता का भाव रखना चाहिए, और इस सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है सांप्रदायिकता का उन्मूलन। तो इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कौन सी दिशा में? तो सांप्रदायिकता का उन्मूलन करने के लिए, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का उन्मूलन करने के लिए अल्पसंख्यकों को समान अवसर और उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, और भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, और कानून बनाते समय एवं उसको लागू करते समय धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगला आता है राजनीतिक दलों की भूमिका में परिवर्तन। अब राजनीतिक दलों की भूमिका में परिवर्तन, तो ये इससे तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि भारत में विद्यमान प्रमुख 4 समस्याएं हैं बड़ी बड़ी। तो 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली समस्या है जातिवाद, दूसरी है सांप्रदायिकता, तीसरी है भाषावाद, और चौथी है क्षेत्रवाद। ये हमारे भारत में बड़ी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को बढ़ावा किसने दिया है? राजनीतिक दलों ने, ठीक है। और ये समस्याएं राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता के मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की भूमिका में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, और अखिल भारतीय राजनीतिक दलों को संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रीय हित पर केंद्रित करना चाहिए, या राष्ट्रीय हित का कार्य करना चाहिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, देश के विकास के लिए राजनीति करना चाहिए, न कि देश को बांटने की राजनीति करना चाहिए। सारा समझ में? न ही देश में फूट डालने की राजनीति करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है जातिवाद का उन्मूलन। तो जातिवाद के उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए,
और अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाए या उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और जातिवाद को समाप्त करना चाहिए। तो जातिवाद समाप्त कब हो सकता है? जैसे स्कूल में जब बच्चों का नाम लिखाया जाता है, एडमिशन कराया जाता है, तो उस समय जो जाति सूचक शब्द होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ खाना खा सके, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जाति में विवाह कर सके, ठीक है, इस पर पूर्ण रूप से छूट दे देनी चाहिए, जिससे हमारे भारत में जातिवाद समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उपाय समाप्त होते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई है, जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसका गठन कब हुआ फ्रेंड? तो देखिए, इसका गठन होता है 1961 की बात है। 1961 में इस राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। इसको स्थापित किसने किया था? तो भारत में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार के द्वारा दिल्ली में एक राष्ट्रीय सभा होती है, और उस राष्ट्रीय सभा में यह निर्णय लिया गया कि हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद को स्थापित किया जाना चाहिए। आ रहा समझ में? और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद इसमें कुछ सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो सदस्यों में पहले देखिए, इसमें गृह मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, और राजनीतिक दलों के इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसके अलावा यूजीसी का जो चेयरमैन होता है, तो यूजीसी का चेयरमैन भी इसका सदस्य होता है। इसके अलावा और कौन कौन होंगे? तो इनके अलावा 2 शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आयुक्त इसका सदस्य होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना या उपाय बताना। तो देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा कैसे मिले, देश में राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा कैसे मिले, इसके लिए ये उपाय बताता है राष्ट्रीय एकता परिषद। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे अगला आता है कि 1968 में, अब ध्यान रखिएगा कि समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो कब कब किस समय केंद्र सरकार के द्वारा इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? तो देखिए, इसमें 1968 में 1968 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया, और इसमें सदस्यों की संख्या 39 से बढ़ाकर 55 कर दी। कब की बात है ये? 1968 की, 1968 की बात है। और इस समय इसमें उद्योगपतियों या उद्योगों के, व्यापार और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया था, जबकि इससे पहले इसमें उद्योग, व्यापार और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और परिषद की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो परिषद की बैठक होती है श्रीनगर में, और इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को जो कमजोर करने वाली प्रवृत्तियां हैं उनकी भर्त्सना मतलब आलोचना की गई थी। ठीक है, और इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी वहां पर पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अप्रैल 2010 में, ठीक है, तो अप्रैल 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने, मतलब कांग्रेस की सरकार ने, ठीक है, इसमें केंद्रीय मंत्री, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया था, जो आपको ध्यान रखना है। तो जो यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसने 2010 में फिर से इसमें पुनर्गठन किया। किसमें? राष्ट्रीय एकता परिषद में। ठीक है, और इसका पुनर्गठन जब इन्होंने किया तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो इस समय पे सदस्यों की संख्या यहाँ पर जो 55 थी पहले, इससे बढ़ाकर उन्होंने कितनी कर दी? तो इससे बढ़ाकर उन्होंने 147 कर दी। तो सदस्यों की संख्या फिर कितनी हो जाती है इसमें? 147, 147 सदस्य इसमें हो जाते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा के
विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है आपको। इसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेताओं को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। फिर प्रमुख पत्रकार और सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसाय तथा महिला संगठनों के जो प्रतिनिधि होते हैं इन्हें भी सदस्य के रूप में इस राष्ट्रीय एकता में शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस समय से इसमें पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद देखिए इसके कार्य क्या हैं। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है इसका प्रमुख कार्य है कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो परेशानियां होती है, समस्या होती है, उनका परीक्षण करना और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव देना है। ठीक है, और परिषद ने एकता के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं, लेकिन ये सुझाव केवल कागज तक ही सीमित रहे हैं। आज तक न तो केंद्र सरकार और न ही राज्यों की सरकार ने इस पर कोई प्रयास किया है। ठीक है, अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कब की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में 1992 में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय होता है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो हमारा भारत सरकार का गृह मंत्रालय होता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन यह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन होता है और यह स्वायत्त निकाय होता है, ये ऑटोनोमस होता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यह अपने कार्यों से संबंधित स्वतंत्र होता है। यह कार्य कौन सा करता है? तो इसका कुछ कार्य होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण कार्य है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, इसके बाद फिर भाईचारा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन का। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो 3 नंबर में आपसे इसको पूछ सकता है। इसके बाद फिर जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है उससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, और 11 नंबर में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो राष्ट्रीय अखंडता की चर्चा करते हुए इसके मार्ग में बाधाएं तथा इसके लिए उपाय और इससे संबंधित संस्थाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 11 अंक का, तो उसमें ये सारी बातें आपको लिखनी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। तो हम शीघ्र ही आपके लिए अगला लेक्चर लेकर शीघ्र प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।